हेलो दोस्तों। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान फूड्स के बारे में। तो इसका ऑल टाइम का रिटर्न्स आप देख सकते हो, लगभग 565 टाइम्स पैसा इसने लगभग 2012 से अब तक कर दिया है। अगर आप देखो 2000 अगस्त 2012 से लेकर अभी तक इसने जो है काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। 565 टाइम्स पैसा कर चुकी है। और अगर कंपनी का मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6000 करोड़ का नज़र आ जाता है। और अगर हम बात करें कंपनी के पीई की, तो कंपनी का पीई आप देख सकते हो 89 का पीई यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पीई होता है, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन जो है बी टू सी कंपनी को दी जाती है। और बी टू बी कंपनी को बी टू सी कंपनी के बराबर वैल्यूएशन दे रखी है। और अगर आप इसका 5 ईयर का उठा लो या 10 ईयर का उठा लो, मीडियन पीई आप देखोगे तो मीडियन पीई 92 के आसपास है। यानी अगर आपको इसको ख़रीदना है तो ये हमेशा आपको महंगा ही मिलेगा, हमेशा ओवर वैल्यूड ही मिलेगा। यानी बाज़ार ने काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इसको दे रखी है। तो ओवर वैल्यूड तो देखो अभी तो ट्रेड नहीं करा, ओवर वैल्यूड अभी तो ये जो है 89 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो इसका 5 ईयर और 10 ईयर का मीडियन पी है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक प्रकार से अंडर वैल्यूड ही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पीई देखो, इसकी वैल्यूएशन देखो, तो एक बी टू सी कंपनी के बराबर दी गई है। तो यानी सीधा सा मतलब ये है कि ये आपको प्रीमियम पे ही हमेशा ट्रेड करता हुआ मिलेगा। कभी भी इसकी वैल्यूएशन आपको ज़्यादा नीचे दिखाई नहीं देगी। एक बी टू सी कंपनी को ही इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन दी जाती है और एक बी टू बी कंपनी को इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन दे रखी है। तो बाज़ार को सब पता है, बाज़ार हमसे ज़्यादा सुप्रीम है, तो बाज़ार को सारी चीज़ें पता है। तो यही सोच कर जो है इस कंपनी को, एक बी टू बी कंपनी को बी टू सी कंपनी के बराबर वैल्यूएशन बाज़ार ने दे रखी है। देखिए दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, आपको अपने सभी स्टॉक्स के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप अपनी होल्डिंग्स के, अपनी सभी कंपनीज़ के बिजनेस को नहीं जानते या नहीं बता सकते किसी को, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाई करते हो तो आप बिजनेस को बाई करते हो, ना कि स्टॉक को बाई करते हो। इसलिए आपकी अपनी सभी होल्डिंग्स के बिजनेस की समझ अच्छे से होनी चाहिए। तो बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी क्या काम धंधा करती है। तो हिंदुस्तान फूड्स के अगर काम धंधे के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी क्या करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, जो फूड्स के, होम केयर के, पर्सनल केयर के, बीवरेजेस के, हर प्रकार के जो है, हर प्रकार के एफएमसीजी जो है प्रोडक्ट ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे बनाकर तैयार करती है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में जो है एफएमसीजी हमेशा से टॉप पर रहा है और आगे भी टॉप पर रहेगा। एफएमसीजी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इंडिया में। तो देखिए, इंडिया की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एफएमसीजी को ग्रोथ मिलने ही वाली है। तो पोर्टफोलियो बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एफएमसीजी आपके पोर्टफोलियो में हमेशा टॉप पे होना चाहिए। जैसे एफएमसीजी में स्टॉक मार्केट का किंग कोबरा वीबीएल को लिया जा सकता है। एफएमसीजी में एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे हिंदुस्तान फूड्स को रखा जा सकता है। उसी प्रकार जो कंपनी एफएमसीजी कंपनीज़ को अपने केमिकल बनाकर, जैसे ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाकर सप्लाई करती है, जो कि एक प्रिजर्वेटिव के रूप में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को सुरक्षित रखते हैं, तो उसको लिया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ फाइन ऑर्गेनिक्स की। तो इस तरह अपने पोर्टफोलियो को आप बना सकते हो। तो पोर्टफोलियो बनाते समय एफएमसीजी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उसको अपने पोर्टफोलियो के टॉप में रखना है एफएमसीजी को। तो ये कंपनी उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि ये कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। एफएमसीजी कंपनीज को उनके प्रोडक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट पे बना कर देती है। तो आगे देख लेते हैं कुछ और थोड़ा सा काम धंधे के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में ये कंपनी जो है फेरेक्स नाम का जो एक ब्रांड है, उस ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट बनाती थी और एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम केवल सिंगल प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट में कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इन्होंने क्या है, फिर आगे चलकर अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। तो इन्होंने जो है काफ़ी सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। तो अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में काफ़ी चेंज किया, एक सिंगल प्रोडक्ट से डाइवर्सिफाइड बनाने की कोशिश की। तो मेनली जो कंपनी है, कंपनी
तीन प्रकार के बिजनेस मॉडल पे काम करती है। अगर बात की जाए तो पहला मॉडल जो है डेडिकेटेड मॉडल है। डेडिकेटेड मॉडल है पहला मॉडल। तो ये किस तरह का मॉडल है, जैसे क्या है कि एक एफएमसीजी कंपनी जैसे एचयूएल को ही ले लिया हमने, तो उस एक प्लांट में जो इसका एक प्लांट है, एक सेगमेंट है डेडिकेटेड के अंडर जो आता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एचयूएल के ही प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये जो सेगमेंट है ये इस कंपनी का मेन सेगमेंट है, और इसी सेगमेंट से जो है, इसी बिजनेस मॉडल से जो है इस कंपनी को लगभग 85% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। यानी ये कंपनी अपने ज़्यादातर प्लांट्स को एक कंपनी को डेडिकेट कर देती है कि यहाँ पर एचयूएल के प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर मैरिको के बनेंगे, यहाँ पर वीबीएल के बनेंगे। तो इस प्रकार से इस डेडिकेटेड मॉडल से ही कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त होता है। और इस एक नुकसान भी है इसका सबसे बड़ा, कि देखो दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और 85% रेवेन्यू डेडिकेटेड मॉडल बिजनेस मॉडल से ही आता है। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी अवस्था में रिन्यू नहीं होता है तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे इसका काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आप इसमें मानकर चल सकते हो, क्योंकि ये इस बिजनेस मॉडल पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर दूसरी बात की जाए शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, तो शेयर्ड में आप मीनिंग, शब्द से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है कि उसमें जो शेयर्ड मॉडल है उसमें एक ही प्लांट में जो इसका प्लांट है उसमें क्या है, सभी कंपनीज एचयूएल, मारिको, वीबीएल सभी के साथ शेयर करके सभी के प्रोडक्ट उस प्लांट में बनाए जाएंगे। ये इसका दूसरा बिजनेस मॉडल है। और तीसरे की बात की जाए, प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल की बात की जाए, तो प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल में क्या है, वो जैसे वीबीएल ने अपनी खुद की स्टिंग बनाई, तो उसी प्रकार जो है ये कंपनी जो है अपने ब्रांड, अपने खुद का ब्रांड बनाती है, खुद के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें जो है रॉ मटेरियल भी खुद चूज कर सकती है, इसका अपना रॉ मटेरियल होता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है कंपनी, अगर दो बिजनेस मॉडल, दो फर्स्ट और सेकंड वाले, तो उसमें सब कुछ जो है उन कंपनीज का होता है। ये कंपनी सिर्फ अपने मेकिंग चार्जेस लेती है और उनके प्रोडक्ट बनाकर उनको दे देती है। लेकिन अगर इस प्राइवेट लेबल की बात की जाए तो ये कंपनी अपने खुद का ब्रांड बनाती है, खुद का लेबल उस पर चिपकाती है, और खुद ही रॉ मटेरियल सेलेक्ट करती है। तो ये इसका अपना खुद का ब्रांड होता है, जैसे स्टिंग जो है वीबीएल का अपना खुद का ब्रांड है। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है एक स्मॉल कैप साइज कंपनी है, केवल 6,370 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो कंपनी काफ़ी छोटी है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हिंदुस्तान फूड्स के ना चलने का कारण एक प्रकार से, तो वो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो डेट टू इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, डेट टू इक्विटी जो है पिछले अगर क्वार्टर की बात की जाए तो वो सिर्फ 1.25 था, और अब सिर्फ बढ़कर हो चुका है 1.37, यानी पिछले क्वार्टर से ज़्यादा डेट टू इक्विटी बढ़कर हो चुका है। यानी कंपनी ने कर्जा ज़्यादा उठाया है इस क्वार्टर में। हालांकि अगर कंपनी के रिजल्ट्स हम देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट आपके सामने है, तो बाजार का रिएक्शन जो है हमने देख ही लिया था। जिस दिन कंपनी का रिजल्ट अनाउंस हुआ था उस दिन एक बार जो है काफ़ी तेज़ी आई थी, काफ़ी तेज़ी के साथ परफॉर्म किया था। उस दिन लगभग पूरे ही दिन लगभग तेज़ी बनी रही थी इसमें। लेकिन उस दिन के बाद से जो है 611 के आसपास, 613 के आसपास स्टॉक एकदम से भागकर पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद उस दिन से लेकर अब तक इसमें गिरावट ही जारी है, और गिरावट के बाद अब ये थोड़ा साइडवेज हो चुका है। 565 के आसपास साइडवेज है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। 550 पे जीटीटी ऑर्डर मैक्सिमम इन्वेस्टर लगा के चलते हैं, लेकिन 550 तो क्या 555 तक भी लगभग नहीं आ पा रहा है। तो वहीं घूम रहा है 565 और 570, 560 और 565 और 70 के बीच में इधर से उधर घूम रहा है। तो देखिए दोस्तों, भागना चाहिए था। आप रिजल्ट देखिए इसके कितने धमाकेदार हैं। एक टॉप लाइन को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ टॉप लाइन जो है वो 13% के साथ बढ़ी है। लेकिन अगर एबिट इनकम आप देखो, एबिट इनकम देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो, ईपीएस देख लो, धमाके ही धमाके नजर आएंगे आपको। काफ़ी धमाकेदार रिजल्ट कंपनी ने पेश किया था। लेकिन फिर भी कंपनी का स्टॉक जो है वो भाग क्यों नहीं रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार कंपनी के प्रॉफिट्स पर नज़र डाल देते हैं। तो देखिए कितनी कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको दिखाई देती है नेट प्रॉफिट्स में। तो ये बिल्डिंग्स जो हैं कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज होती जा रही है। लगभग 12 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़कर लगभग 71 करोड़ हो चुका है। तो कितनी कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए वाई ऑन वाई बेसिस पे, एंड अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बात करें, तो यहाँ भी लगभग कंसिस्टेंट ही कहा जा सकता है कंपनी का प्रॉफिट। तो
तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें 10 ईयर के मीडियन पीई की, तो कंपनी का 10 ईयर का मीडियन पीई आप देख सकते हो 92.6 का है, यानी एक B2C कंपनी के इक्वल है। कंपनी लगभग 10 साल से इसी पीई पे ट्रेड कर रही है। कभी आज तक ये जो है आपको सस्ती वैल्यूएशन पे मिलेगी नहीं। अगर आपको लेनी है तो प्रीमियम पे ही मिलेगी, नहीं लेनी है तो जाने दीजिए। अगर आपको चाहिए तो हमेशा प्रीमियम पे मिलेगी, लेकिन करंटली ये जो है 89.6 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, यानी अभी भी अपने 10 ईयर के मीडियन पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। यानी कहा जा सकता है कि जो जो है फेयर वैल्यूड है स्टॉक, महंगा नहीं है, अभी भी काफ़ी ठीक वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान फूड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है वो एक मोनोपोली टाइप बिजनेस है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, देखिए दोस्तों कितने कम मार्जिन पे ये कंपनी काम करती है। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 7%, कभी 5% हो जाते, कभी 6, तो कंसिस्टेंट तो हैं, लेकिन कम कितने हैं ये देखिए आप, सिर्फ 5-6% पर 5-6-7% के मार्जिन पर ये कंपनी काम करती है। तो कौन यहाँ झक मारने के लिए आएगा? इतने कम ओपीएम पे, इतने कम प्रॉफिट मार्जिन पे कौन घुसेगा इसके फील्ड में? ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर बना करके देती है। तो एक मोनोपोली टाइप बिजनेस है इस कंपनी का। जैसे डिक्सॉन टेक जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एंड जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह की, तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या मोबाइल फ़ोन में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ये कंपनी जो है एफएमसीजी में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो काफ़ी कम ओपीएम के साथ काम करती है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर आप यहाँ पर देख सकते हो कितने धमाकेदार हैं, 10 साल, 5 साल, 3 साल, जिसके भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब जिस रीजन के बारे में मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये जो है डेट का रीजन है। देखिए दोस्तों, छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी जो है इनको कर्जा लेना पड़ता है, इनके प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, इनका काम धंधा इतना ज़्यादा नहीं होता है, कंपनी के पास कैश फ्लो बहुत कम होता है, रिजर्व्स बहुत कम होते हैं। तो उस हिसाब से कंपनी को जो है अपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, अपना कैपेक्स करने के लिए जो है जो धन है वो कर्ज पे उठाना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी जो छोटी कंपनी जो है इनके डूबने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस कंपनी ने भी आप देख सकते हो इसका जो बोरोइंग्स है वो 513 करोड़ की है। 513 करोड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है देखा जाए तो। और सिर्फ रिजर्व जो है, रिजर्व्स काफ़ी कम है, सिर्फ 352 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो इसको हम डिटेल में जाकर देखते हैं एक बार। अगर देखें हम यहाँ पर बोरोइंग्स किस टाइप की हैं, तो बोरोइंग्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बोरोइंग्स जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, हालांकि पिछले क्वार्टर में भी थी, लेकिन इस क्वार्टर में भी काफ़ी जो है बढ़कर जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 382 करोड़ हो चुकी हैं। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 109 करोड़ है। देखिए दोस्तों, ये नंबर जरा उल्टे होते तो काफ़ी खुशी की बात होती, 109 ऊपर होता और 382 नीचे होता। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। हाँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा है, बड़ी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो चलो देखते हैं आगे जाकर, थोड़ा सा इसका कैश फ्लो चेक करते हैं। तो अगर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था 176 करोड़ का, उसमें से जो 99 करोड़ है वो धन कंपनी के खाते में आया है। और पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो थोड़ा सा धन, सिर्फ 36 करोड़ रुपए कंपनी के खाते में आए थे, और हालांकि प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही जनरेट किया था। और इस बार जो है उधार का जो माल है उसमें 22 करोड़ रुपये लगभग फंसे हुए हैं कंपनी के रिसीवेबल्स में। और इन्वेंट्री में देखा जाए तो इन्वेंट्री में भी पिछले क्वार्टर से ज़्यादा जो है रुपये कंपनी के फंसे हुए हैं अभी भी। हालांकि पेएबल से कंपनी को थोड़ा बहुत धन प्राप्त हुआ है, 54 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। और सिर्फ और जो है अगर देखें तो कंपनी के खाते में तो सिर्फ 99 करोड़ रुपए का ही धन आया था, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स कुछ ज़्यादा ही परचेज कर लिए। चलो अच्छी बात है फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना, लेकिन जो है काफ़ी ज़्यादा परचेज कर लिए 166 करोड़ के। तो ये धन कहाँ से कंपनी को प्राप्त हुआ, तो ये इसकी डिटेल हमें मिलेगी जो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर हम चेक करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर तो सिर्फ जो है 150 करोड़ की ही बोरोइंग कंपनी ने 150 करोड़ का ही कर्जा लिया था, लेकिन इस क्वार्टर जो है कंपनी ने कर्जा लगभग 221 करोड़ का ले लिया है। हालांकि थोड़ा बहुत कर्जा पे भी किया है 55 करोड़ का, तो पे करना भी जरूरी है। तो ये जो कर्जा है ये हमने देखा, जो 221 करोड़ का कर्ज उठाया है, ये कर्ज जो है कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए उठाया है, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव बात कही जा सकती है। तो बाजार देखो सारी चीज़ें देखता है दोस्तों। हालांकि रिजल्ट कंपनी अच्छे पब्लिश कर रही है, अपनी जो हाई वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई कर रही है, लेकिन
इसके साथ साथ हम देखें डेट टू इक्विटी भी तो बढ़ता जा रहा है। पिछले क्वार्टर का डेट टू इक्विटी 1.25 था और इस क्वार्टर बढ़कर हो चुका है 1.37। तो एक छोटी कंपनी के लिए ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। हालांकि कंपनी के बिजनेस में काफ़ी दम है, कंपनी लगातार कंटिन्यूसली अच्छा रिजल्ट पब्लिश करती जा रही है। तो देखिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना तो बनता है। तो देखिए बाजार को सब पता होता है, बाजार उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी थोड़ी सी नज़र डालना चाहो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी भी काफ़ी मेजर स्टेक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही नज़र आ जाता है। एफआई भी बने हुए हैं, डीआईज भी बने हुए हैं, बल्कि डीआईज ने तो अपना स्टेक थोड़ा बहुत इस क्वार्टर में बढ़ाया है। हालांकि एफआई ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन डीआई ने बढ़ाया है और पब्लिक ने भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है इस क्वार्टर में। तो लेकिन अभी भी काफ़ी मेजर स्टेक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, तो कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 24% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो ठीक ठाक डिस्काउंट कहा जा सकता है। अभी भी इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए 550 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। 560 से नीचे भी नहीं आ रहा है। 562 से लेकर जो है 562 से लेकर 570 भी नहीं कहा जा सकता। 570 से भी नीचे 562 से 570 तक की लगभग इसकी रेंज अभी बनी हुई है, ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा है। तो यही कंसोलिडेट करा, तो यहाँ पर भी कुछ क्वांटिटी उठाई जा सकती है। कुछ क्या, मैं तो कह सकता हूँ कि मुझे इससे नीचे जाने की उम्मीद लगती नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे धमाकेदार थे। तो हो सकता है कि ये थोड़ी डेट की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं चल पा रहा हो, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है एफएम। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो जैसा बाजार को लगता है, बाजार ने यही सोचकर काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन इसको दे रखी है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बहुत दमदार बिजनेस है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कंपनी को लगभग अपने पोर्टफोलियो में 5% की वेटेज ईजिली देकर चल सकते हैं। हालांकि जिसको कन्विक्शन है वो इससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन थोड़ी सी डेट की प्रॉब्लम इसमें है, तो डेट की वजह से जो है थोड़ा ज़्यादा वेटेज नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर डेट फ्री कंपनी होती तो लगभग 10% भी वेटेज दी जा सकती है, क्योंकि कंपनी का साइज मैटर नहीं करता ज़्यादा, कंपनी का बिजनेस ज़्यादा मैटर करता है, कंपनी के फंडामेंटल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो उस हिसाब से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% अकॉर्डिंग टू मी दे सकते हो, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप भी कही जा सकती है, ब्लू चिप कंपनी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स जो है ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, तो ट्रेंड लाइन मेरे हिसाब से तो ये गलत है जो ड्रा की है, क्योंकि इसमें दो ही पॉइंट हैं। तीसरा पॉइंट इसमें जो है, एक ट्रेंड लाइन को कंफर्म करने के लिए तीसरा पॉइंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें दो ही पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट की ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होती मेरे हिसाब से। बाकी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो स्पॉट के लेवल मैंने ड्रा कर रखे हैं, तो 492 तक गया था। अगर किसी ने वहाँ पर बॉटम फिशिंग की होगी तो उसको अच्छे रिजल्ट, अच्छे मुनाफे देखने को मिल रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों तक रुका था, वैसे 500 रुपये पे भी काफ़ी दिन तक स्टे किया था, 492 के आसपास गया था। तो ये स्पॉट के लेवल थे। अगर इसके रिसेंट स्पॉट की बात की जाए तो रिसेंट का इसका स्पॉट यही है जो 560 रुपये का बना हुआ है, क्योंकि 550 तक तो देखो जा नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो 562 पे 2-3 दिन से घूम रहा है, तो आप ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, 2-4 रुपये इधर से उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों जब भागेगा तो आप इसको ऑल टाइम हाई पे, क्योंकि यहाँ से अगर इस लेवल से देखा जाए तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि यहाँ से ये डाउन जाएगा नीचे। अगर जाएगा भी तो 550 540 के आसपास, ये जो 537 का लेवल मैंने मार्क कर रखा है, तो वहाँ तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स। बाकी मुझे लगता नहीं, क्योंकि यहीं से इसी लेवल से मुझे अपसाइड तो अनलिमिटेड दिखाई दे रही है और डाउन साइड बिल्कुल ही लिमिटेड दिखाई दे रही है। तो जितना भी आपको वेटेज देना है अभी इसी लेवल पे दिया जा सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप मैं आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। आप अपने खुद की रिसर्च करें, बिजनेस को स्टडी करें अच्छे से, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करें, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स का कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों।